जगजीत सिंह एक ऐसे गायक जिन्होंने गजलों की दुनिया में नया शाहकार बनाया। उन्होंने गजल के तरीके को ही बदल दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपसे 8 फरवरी 1941 को इस धरा पर आए जाने माने कलाकार जगजीत सिंह के बारे में। उनका संगीत अत्यंत मधुर है और उनकी आवाज संगीत के साथ खूबसूरती में घुल मिल जाती है। खालिस उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली नवाबों रक्काशाओं की दुनिया में झनकती और शायरों के महफिलों में वाह वाह की दाद पर इतराती गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को पहले दिया जाना हो तो जगजीत सिंह का नाम जुबां पर आता है। उनकी गजलों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय करवाया। जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फरवरी 2014 में जगजीत जी के सम्मान व स्मृति में 2 डाक टिकट भी जारी किए गए। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। पिता सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के कर्मचारी थे। जगजीत जी का पूरा परिवार मूलतः पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां बच्चन कौर पंजाब के ही समरल्ला के उट्टालन गांव की रहने वाली थी। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। करोड़ों सुनने वालों के चलते सिंह साहब कुछ ही दशकों में जग को जीतने वाले जगजीत बन गए। जगजीत को बचपन में ही अपने पिता से संगीत विरासत में मिला। गंगानगर में ही पंडित छगनलाल शर्मा के सानिध्य में 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत की। आगे जाकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। उनके पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा प्रशासनिक सेवा में जाए, लेकिन जगजीत पर गायक बनने की धुन सवार थी। बात करें जगजीत के फिल्मी सफर की तो जगजीत सिंह फिल्मी दुनिया में पार्श्व गायन का सपना लेकर आए थे। तब पेट पालने के लिए कॉलेज और ऊंचे लोगों की पार्टियों में पेशकश किया करते। उन दिनों तलत महमूद, मोहम्मद रफी साहब जैसे गीत लोगों की पसंद हुआ करते थे। रफी, किशोर, मन्ना डे जैसे महारथियों के दौर में पार्श्व गायन का मौका मिलना बहुत दूर था। जगजीत याद करते हैं कि संघर्ष के दिनों में कॉलेज के लड़कों को खुश करने के लिए उन्हें गाने गाने पड़ते थे, क्योंकि शास्त्रीय गानों पर लड़के हूट कर देते थे। जगजीत का पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल हिट रहा। जगजीत उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उन दिनों किसी भी सिंगर को LP लॉन्ग प्ले डिस्क मिलना बहुत फक्र की बात हुआ करती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जगजीत सिंह धीमान इसी एल्बम के रिलीज के पहले जगजीत सिंह बन चुके थे। बाल कटाकर असरदार जगजीत सिंह बनने की राह पकड़ चुके थे। जगजीत ने गजलों को जब फिल्मी गानों की तरह गाना शुरू किया तो आम आदमी ने गजल में दिलचस्पी दिखानी शुरू की, लेकिन गजल के जानकारों की भौहें टेढ़ी हो गई। खासकर गजल की दुनिया में जो मयार बेगम अख्तर, कुंदनलाल सहगल, तलत महमूद, मेहदी हसन जैसों का था, उससे हटकर जगजीत सिंह की शैली शुद्धतावादियों को रास नहीं आई। दरअसल ये वो दौर था जब आम आदमी ने जगजीत सिंह, पंकज उधास सरीखे गायकों को सुनकर गजल में दिल लगाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ परंपरागत बदलाव में ये सब तो लगा ही रहता है। बेशतर मौकों पर गजल के कुछ भारी भरकम शेरों को हटाकर इसे 6 से 7 मिनट तक समेट लिया और संगीत में डबल बास, गिटार, पियानो का चलन शुरू किया। यह भी ध्यान देना चाहिए कि आधुनिक और पाश्चात्य वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल के साथ साथ सारंगी, तबला जैसे परंपरागत साज पीछे नहीं छूटे। जगजीत के प्रयोगों का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि तबले के साथ ऑक्टोपैड, सारंगी की जगह वायलिन और हारमोनियम की जगह कीबोर्ड ने ली। कहकशा और फेस टू फेस संग्रहों में जगजीत जी ने अनोखे प्रयोग किए। दोनों एल्बम की कुछ गजलों में कोरस का इस्तेमाल हुआ। विनोद खन्ना, डिम्पल कपाड़िया अभिनीत फिल्म लीला के गीत जाग के काटी सारी रैना में गिटार का अद्भुत प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, जगजीत ने क्लासिकल शायरी के अलावा साधारण शब्दों में ढली आम आदमी की जिंदगी को भी सुर दिए। अब मैं राशन के कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। मैं रोया परदेश में, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जैसी रचनाओं ने गजल न सुनने वालों को भी अपनी ओर खींच लिया। शायर निदा फाजली, बशीर बद्र, गुलजार, जावेद अख्तर जगजीत सिंह के पसंदीदा शायरों में से थे। निदा फाजली के दोहों का एल्बम इनसाइड कर चुके थे। जावेद अख्तर के साथ सिलसिले जबरदस्त कायम रहा। लता मंगेशकर जी के साथ सजदा, गुलजार के साथ मरासिम और कोई बात चले, कहकशा, साउंड अफेयर, डिफरेंट स्ट्रोक्स और मिर्जा गालिब अहम हैं। करोड़ों लोगों को दीवाना बनाने वाले जगजीत सिंह ने मीरो गालिब से लेकर फैज फिराक तक और गुलजार, निदा फाजली से लेकर राजेश रेड्डी और आलोक श्रीवास्तव तक हर दौर के शायरों की गजलों को अपनी आवाज दी।
अर्थ फिल्म में तो जगजीत सिंह ने संगीत ही दिया था। फिल्म का हर गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। इसके बाद फिल्मों में हिट संगीत देने के सारे प्रयास नाकामयाब हुए। डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना अभिनीत फिल्म लीला का संगीत औसत दर्जे का रहा। 1994 में खुदाई, 89 में बिल्लू बादशाह, 89 में ही कानून की आवाज, 87 में राही, 86 में ज्वाला सहित कई फिल्में उनकी गायकी के लिए याद की जाती हैं। लेकिन उनके सबसे सुपरहिट गजलों में प्रेम गीत का होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर लो, खलनायक का ओ माँ तुझे सलाम, दुश्मन का चिट्ठी न कोई संदेश, जागस पार्क का बड़ी नाजुक है ये मंजिल, साथ साथ का ये तेरा घर ये मेरा घर, और प्यार मुझसे वो किया जो तुमने पाओगे, सरफरोश का होश वालों को खबर क्या, ट्रैफिक सिग्नल का हाथ छूटे तो रिश्ते छूटा नहीं करते, तुम बिन फिल्म का कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, और बीर ज़ारा का तुम पास आ रहे हो जो लता जी के साथ गाया था, तरकीब का मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देखकर। जगजीत जी के बारे में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए फनकार के साथ सिर्फ विंध्य भारत में। गजल का मायना लिटिल मीनिंग तो है कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू लवर्स। लवर्स कोई भी हो सकते हैं, मैन वुमन हो सकता है, गॉड एंड मैन हो सकता है, एनी टू लवर्स जिनकी कन्वर्सेशन है उसको गजल बोला गया। लेकिन मेरे हिसाब से जो है, अकॉर्डिंग टू मी, गजल जो है वो एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है उर्दू में, जिसके कुछ डिसिप्लिन रखने पड़ते हैं। जैसे रदीफ काफिया है, उसका मीटर है, तो उस फॉर्म में जो भी पोइट्री लिखी जाएगी वो गजल कहलाएगी। जैसे एक मीटर रहता है गजल में, वो मीटर हर शेर में होना चाहिए। उसके बाद रदीफ रहता है, काफिया रहता है, राइमिंग जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। फिर मक्ता होता है, मतला होता है। और गजल में एक बात और है कि हर शेर जो है वो एक इंडिपेंडेंट थॉट लेके चलता है। उसका पहले शेर से कोई मतलब नहीं हो सकता, कोई जोड़ झाला नहीं उसका। मतला अलग मतलब बोल रहा है, शेर अलग बोल रहा है। तो ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसको हम गजल कहते हैं। मतला जो पहला शेर गजल का होता है, जिसमें दोनों लाइनों में राइमिंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। तो सताए क्यों, मनाए क्यों, ये जो है रदीफ काफिया है। और पूरी जो लाइन है वो इसका मीटर है। दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ये एक मीटर चल रहा है। तो आगे जो इसका शेर है, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। तो फर्स्ट लाइन में देखेंगे आपके वो रदीफ काफिया नहीं आया, और सेकंड लाइन में शेर मतले के साथ, जो फर्स्ट शेर के साथ उसको राइम किया गया है। इसी तरह अगला शेर जो है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, ये बंद हैं, ये इससे राइमिंग नहीं हुआ, लेकिन मीटर वही है। रोइए जार जार क्यों, कीजिए हाय हाय क्यों, वो क्यों का फिर उसका उससे मिलाया गया मतले से। और जिसमें मक्ता जो है, जिसमें पोइट का नाम जो आता है, जैसे गालिब या जो भी उसका पेन नेम होगा, उसका इस्तेमाल जब करेगा वो जिस शेर में, उसको मक्ता कहेंगे। गजल में एक थॉट रहता है, एक यू कैन रीच द ह्यूमन बीइंग जो आपके सामने बैठा है, थ्रू पोइट्री भी, थॉट भी तो उसके जाने चाहिए। सिर्फ हा करते रहोगे तो वो थोड़ी देर में बोर भी हो जाता है। तो साथ में वर्ड्स भी हों तो उससे इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा रहता है। और गजल में जो वर्ड्स मिलते हैं और किसी पोइट्री में ऐसा बहुत कम मिलते हैं। भजनों में भी हैं, लेकिन भजन का थोड़ा सा दायरा डिवोशनल हो जाता है। गजल में क्या है, आप डिवोशनल भी जा सकते हैं, आप रोमांटिक भी हो सकते हैं, आप बच्चे के साथ भी खेल सकते हैं, माँ के साथ भी खेल सकते हैं। गजल की जो राइटिंग स्टाइल, तो पहले क्या जबान जरा मुश्किल हुआ करती थी, पुराने लोग फारसी जानते थे, उर्दू चलती थी, आजकल कम हो गई, तो जबान थोड़ी सिंपल हो गई है। और गाने वाले भी जो थे वो गजल को कुछ अलग ढंग से गाते थे, क्योंकि इतनी पॉपुलर नहीं थी ये फॉर्म ऑफ पोएट्री। ये गजल सिंगिंग जो है, या तो क्लासिकल था या म्यूजिक था, या शुरू में फिल्मी म्यूजिक आया, वो पॉपुलर हुआ। तो थोड़े बहुत थे गाने वाले उस वक्त, या कोठों पे गजल चलती थी, कुछ गजल गाने वालों के कोठे भी थे।
मेल कोठे भी थे, फीमेल कोठे थे हैं, मेल कोठे भी हुआ करते थे। तो उस वक्त तो उसी दायरे में थी गजल, एक आम पब्लिक तक नहीं पहुंची थी। तो उसको थोड़ा सा, जिससे बेगम अख्तर का इसमें काफी हिस्सा है इसको पब्लिक तक लाने का, फिर मेहंदी हसन का हिस्सा है, उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन आई, इसमें इसको सजाया गया। तो एक सिंपल चीज को आप डेकोरेट करके किस तरह उसको हाईलाइट उसमें आ जाती है। गालिब की जो गजल है, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, अब इसको कई ढंग से अपने अपने हिसाब से गा सकते हैं आप। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर नवाए क्यों, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर नवाए क्यों। अब इसमें क्या है, वर्ड्स अपनी जगह हैं, लेकिन जो गायकी है वो प्रधान हो रही है, ज्यादा हो रही है। अभी जो वर्ड्स में जो इमोशंस हैं वो उभर के आने चाहिए, लेकिन सुर भी खराब नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश यही रही है कि जो वर्ड्स हैं वो उभर के आए, उनमें जो इमोशंस हैं वो जिसको जबान नहीं भी समझ आती वो भी समझ जाए कि ये क्या कहना चाहता है। तीसरा, उसकी जो डेकोरेशन है पोएट्री की या म्यूजिकली ट्रीटमेंट जो उसका है, मेरी कोशिश रही है कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज करें, मॉडर्न ट्रीटमेंट यूज करें। जो आजकल साइंस ने जो तरक्की की है, नए नए इंस्ट्रूमेंट निकाले हैं, नई नई मशीनें निकाली हैं, नए मिक्सर निकाले हैं, नए इफेक्ट निकाले हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। तो आप देखेंगे कि मेरी कुछ गजलें जो हैं, कुछ क्या सभी गजलें जो हैं वो साउंड के हिसाब से इम्प्रूव होती गई हैं। वैसे एक सिंपल चीज को आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी पे आप कितना इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न गैजेट्स को। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सिंपल वर्ड्स हैं, अपनी आंख को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। तो ये गजल है और मैंने धुन भी इसकी इतनी सीधी बनाई है कि आप कहेंगे साहब ये तो क्या धुन है, कुछ नहीं है, दरबारी राग में है वो। अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। अब ये 3 सुरों में अस्थाई है पूरी। सा 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 रे सा 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 रे रे सा 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 नी नी सा रे 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 सा गा रे 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 गा 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 मा गा रे सा रे। ये पूरी धुन ये है। अब इसको जब मैं सजाया है, मैंने सजा के लाया हूं, तो इसका इम्पैक्ट ही अलग है, वो जरा सुनिए। अब एक बार आप स्टेज पे जब बैठे हैं तो उस वक्त तो ये देखना है कि ऑडियंस जो है वो खुश जानी चाहिए आपसे। चाहे आप गजल गा के खुश करो, चाहे आप जोक सुना के खुश करो, चाहे आप ठुमरी गा के खुश करो या पंजाबी गा के खुश करो, वो सेटिस्फाई जाना चाहिए। एक जो हॉल में आदमी आया है वो खुश होना चाहिए, हाँ आज मजा आ गया, आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। वो तो हो गया एक परफॉर्मेंस का। लेकिन रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं, अगर वो चीज आप रिकॉर्डिंग में डालेंगे तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट इतना हो। रिकॉर्डिंग में आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं। हमने तो दिल को देख जुबान पेश कर दिया, तो हमने तो दिल को पेश किसको किया, दिल को। क्यों किया है? क्योंकि जबान दे रखी थी। हमने तो दिल को दे के जुबान पेश कर